अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सेक्शन 2 को पिक्चर्स की फॉर्म में मैंने कंपाइल किया है। तो लेट्स स्टार्ट रिवीजन फॉर सेक्शन 2। आप अगर देखें तो पाकिस्तान मूवमेंट हमारी जो ऑफिशियली स्टार्ट होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल से, और पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 1905 में। यहाँ पे एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप लोग रिवीजन करते हो तो प्लीज जो सेक्शन 2 की टाइमलाइन है दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बिकॉज जो टाइमलाइन के क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन 2 में ज्यादा मुश्किल होते हैं। इसलिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1905 से 1920 तक कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, if you don't know the timeline you cannot do those questions. So you have to ask why for every timeline event। अगर हम 1906 की बात करें, 1908 की बात करें, तो आपने why पूछना है। हर टाइमलाइन के इवेंट के ऊपर आपने why पूछना है, so that you could prepare 7 marks questions as well। 7 marks की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट वे ये है पेपर 1 जो हमारा हिस्ट्री का है कि उसमें आपने वाई पूछना है। हर इवेंट के ऊपर वाई पूछोगे तो आपके तीनों 7 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये आपने जो टिप है ये आप यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल रिवाइजिंग सेक्शन 2। तो अब सेक्शन 2 का जो पहला इवेंट है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। क्यों होती है? अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे। फिर इसके पीछे जो सर सैयद अहमद खान की एफर्ट्स थी फॉर मुस्लिम्स, और फिर देखें तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय द ब्रिटिश। ये चीजें आप, अब मैं सारे वाई तो नहीं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, मैंने सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सेक्शन 2 दिखाना है, सो दैट थोड़े से इमेज आपके जहन में आ जाए कि सेक्शन 2 कैसे उसको हम करते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ही होती है तो उसके बाद आप देखते हो कि वायलेंस स्टार्टेड इन सब कॉन्टिनेंट इन फॉर्म ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। और 1906 में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वो हिंदूज स्टार्ट करते हैं, जिससे अगेन कम्युनल वायलेंस स्टार्टेड इन सब कॉन्टिनेंट। और जो हिंदूज होते हैं वो बेसिकली दे वांटेड टू कन्वर्ट लोकल मुस्लिम्स इनटू हिंदुइज्म। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। कम्युनल वायलेंस मतलब दो कम्युनिटीज के दरमियान वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, और जो हिंदुइज्म है वो ज्यादा स्प्रेड होने की बात करते हैं हिंदूज। तो स्वदेशी मूवमेंट में अगेन स्वदेशी मूवमेंट क्या थी 1906 में हुई। इसमें जो लोकल गुड्स थी उनको प्रेफर किया गया जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। तो इससे ब्रिटिश के रेवेन्यूज भी ऑफ कोर्स डिक्लाइन होते हैं, जो कि एक बड़ा थ्रेट था ब्रिटिश के सर्वाइवल के लिए सब कॉन्टिनेंट में। फिर आप देखो तो बैनर्स, बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स, तो ये स्वदेशी मूवमेंट थी। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप पिक्चर्स के थ्रू अपने तैयार कर सकते हो। फिर 1906 में ही अक्टूबर 1906 में सिमला डेप्यूटेशन होता है, और सिमला डेप्यूटेशन में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सर आगा खान 3। तो इनको ब्रिटिश ने 3 कॉन्टिनेंट्स का एम्बेसडर भी लगाया हुआ था उस वक्त। बड़ी पर्सनैलिटी है। तो सर आगा खान 3 के रिलेशंस जो थे बहुत अच्छे थे ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश किंग, क्वीन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे उनके साथ इनके बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो इसलिए इनको हिस्ट्री में एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है इनका। बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा इनका जो हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। तो सर आगा खान की एफर्ट्स थी कि शिमला डेप्यूटेशन होता है, और शिमला डेप्यूटेशन में फिर जो एश्योरेंस दी गई मुस्लिम्स को, एक तो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की ब्रिटिश की तरफ से, और फिर मुस्लिम्स को ये भी एश्योरेंस के दे कुड मेक देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। तो इसी शिमला डेप्यूटेशन के बाद मुस्लिम्स ने क्या किया, दिसंबर 1906 में दे फॉर्म्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं तो ये दुआ भी कर रहे हैं, बिकॉज ये बड़ा एक इवेंट था। अगर मैं इसको कहूँ कि ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी मुनासिब होगा बिकॉज सेक्शन 2 का जो शुरू होता है तो वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे, पूरे सेक्शन में आप देखेंगे कि कैसे फिर मुस्लिम स्ट्रगल करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट नेशन।
तो मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। फिर आप 1908 में आप देखें तो प्रेस एक्ट लेके आते हैं ब्रिटिश, और ये प्रेस एक्ट स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट था। अब आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स को सेंसर किया ब्रिटिश ने, और इसलिए कि ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा उस वक्त चल रहा था। नेशनलिज्म की बातें हो रही थी, सेल्फ रूल की बातें हो रही थी, और उसमें मोस्टली जो हिंदूज थे वो कर रहे थे। अच्छा, इसमें मुस्लिम्स का रोल नहीं था। ये जब प्रेस एक्ट आता है तो मुस्लिम्स, बिकॉज उनके जो टर्म्स थे ब्रिटिश के साथ वो बड़े अच्छे हो गए थे, तो मुस्लिम्स वर शोइंग लॉयल्टी टू ब्रिटिश। तो ये हिंदूज के अगेंस्ट या स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट बेसिकली ये एक्ट ब्रिटिश ने पास किया था, ताकि उनका रेवेन्यू वगैरह भी दोबारा से जो जो डिक्लाइन कर गया है वो भी बेहतर हो। फिर प्रेस एक्ट का कोई इतना अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो ब्रिटिश ने क्या किया, थे पास्ट मॉडल रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। तो अगेन जी इम्पोर्टेंट मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफिशियली वाज गिवन टू मुस्लिम्स इन 1909। तो ये मॉडल रिफॉर्म्स। फिर ब्रिटिश ने ये भी एफर्ट की कि जो लोकल लोग हैं उनको काउंसिल्स के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ब्रिटिश ने दी भी, बट अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको कोई इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, और ज्यादा एजिटेशन स्टार्ट कर दी कि अब ये ब्रिटिश ऑफिशियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले कर रहे हैं और सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया हमने। तो 1911 के अंदर आप देखें कि जब दिल्ली दरबार दरबार लगता है 1911 में, तो उस वक्त जो किंग जॉर्ज फाइव जब सब कॉन्टिनेंट में आता है तो ही अनाउंस्ड रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। क्यों ब्रिटिश ने किया? आप स्वदेशी मूवमेंट को देखें तो उससे ब्रिटिश के रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहे थे, और ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर असैसिनेशन अटैक्स कर रहे थे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे। तो अब सपोर्ट चाहिए थी ब्रिटिश को हिंदूज की, तो इवेंचुअली दे डिड। अब इसका जो साइड इफेक्ट निकला वो ये था कि मुस्लिम्स पहले जो ब्रिटिश के साथ लॉयल्टी शो कर रहे थे, नाउ दे टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि वो जाएंगे जो जो सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, बिकॉज उनको अब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो गया था ब्रिटिश और मुस्लिम्स के दरमियान। फिर हम देखते हैं 1912 में तो बैल्कन वॉर्स स्टार्ट होती हैं। जो जो बैल्कन स्टेट्स थी तो वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गई, और मुस्लिम्स के ऊपर अटैक स्टार्ट हो गए जो ऑटमन एम्पायर के एरियाज से सदर्न यूरोप के अंदर। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अब मुस्लिम्स जो सब कॉन्टिनेंट के थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये तो ब्रिटिश तो मुस्लिम्स के टोटली अगेंस्ट हैं हर जगह के ऊपर, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो यूरोप हो या कोई और एरिया हो। तो अब जो मुस्लिम्स और ब्रिटिश का जो गैप था वो और ज्यादा जो गल्फ था वो बढ़ना शुरू हो गया 1912 बैल्कन वॉर्स के बाद। फिर 1913 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी। मोहम्मद अली जिन्ना एक नेशनलिस्ट, या ही वांटेड सेल्फ रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, सो दैट्स व्हाई ही जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेट। अब लेट ज्वाइन किया 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि अब मुस्लिम्स और जो हिंदूज हैं उनको इकट्ठा करके तो ब्रिटिश के अगेंस्ट हम एक स्ट्रगल कर सकते हैं सेल्फ रूल के लिए। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इससे ऑनवर्ड जो मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स है वो टोटली चेंज हो जाती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हम अगर बढ़ते 1914 में तो बहुत बड़ा एक एक डायलेमा आता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसमें अगर हम अलायंसेस देखें तो जो ऑटमन एम्पायर था, जो कैलिफेट था, उसने साइड ली जर्मनी की। ऑन द अदर हैंड जो ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ये इनका जो अलायंस था। अब मुस्लिम्स के लिए ये एक बड़ा इश्यू था, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट पे जो रूल कर रहे थे वो तो ब्रिटिश थे, सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश कॉलोनी था। तो मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से अब मुस्लिम्स कैसे ज्वाइन करते वर्ल्ड वॉर वन, और वो भी ऑटमन एम्पायर के खिलाफ लड़ते।
तो बहरहाल ये डिसाइड हुआ, ब्रिटिश ने ये अश्योरेंस दी मुस्लिम्स को कि अगर वो जंग जीत भी जाते हैं तो ऑटमन एम्पायर को वो हार्म नहीं करेंगे। तो इस तरह मुस्लिम्स और जो हिंदूज और जो सब कॉन्टिनेंट ने मोर देन 1 मिलियन सोल्जर्स दे पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर वन। हम अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर वन में 2 ग्रुप्स भी बनते हैं सब कॉन्टिनेंट, जिनको हम आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट कहते हैं। जो आइडियलिस्ट थे वो कहते थे कि हमें वर्ल्ड वॉर वन ज्वाइन करना चाहिए ब्रिटिश के साथ, ताकि ब्रिटिश जब ये वॉर जीते तो वो हमें ज्यादा रिफॉर्म्स दें, सेल्फ रूल दें। दूसरी तरफ रियलिस्ट का ग्रुप आता है जो कहते हैं कि नहीं, हमें अभी प्रेशराइज करना चाहिए ब्रिटिश को, ताकि वो हमें ज्यादा रिफॉर्म्स अभी दें, बिकॉज हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्रिटिश के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिश अपने वादों से फिर जाते हैं। फिर 1915 में एक सिल्क लेटर कंस्पिरेसी होती है। जो मुस्लिम उलमाज होते हैं उन्होंने क्या किया, वो एक सिल्क कपड़े के ऊपर लेटर लिख के दूसरे जो जो कंट्रीज के लीडर से उनको इनवाइट करते हैं कि आए हमें सेव करें, हमें बचाएं ब्रिटिश रूल से, और वो ब्रिटिश के हाथ लग जाता है लेटर। तो जिसके बाद फिर जो सीवियर पनिशमेंट्स वर गिवन टू मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, तो इसको हम सिल्क लेटर कंस्पिरेसी कहते हैं, 1915 में होती है। 1916 ये एक ऐसा इवेंट था, बीकन ऑफ होप इसे हम कहते हैं, कि जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी या लखनऊ पैक्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दे साइंड लखनऊ पैक्ट। अब इसमें मुस्लिम्स को क्या मिला? मुस्लिम्स को ये मिला कि पहली दफा इंडियन नेशनल कांग्रेस दे एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट थी मुस्लिम्स के लिए। फिर 1/3 सीट्स इन सेंट्रल असेंबली। तो मुस्लिम्स वर सो हैप्पी, और ये जिन्ना की एफर्ट्स, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी एफर्ट से ये जो लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम्स और हिंदूज क्लोज हुए, जो कि गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया था 1906 से 1913 के इन बिटवीन। तो बट ये जब इवेंट साइन होता है तो मुस्लिम्स के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स ने क्या दिया? मुस्लिम्स ने ये दिया कि उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि दोनों पार्टीज अब सेल्फ रूल के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएंगी, ब्रिटिश को प्रेशराइज करेंगी। तो अब दोनों का मोटिव एक हो गया। इसके ऊपर ब्रिटिश के लिए अब बड़ा ये एक टफ टाइम था, बिकॉज सारी जो पार्टीज थी, अगर सब कॉन्टिनेंट की हम कहें, तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। फिर अगर हम देखें 1917 के अंदर जो होम रूल लीग्स, जिसमें एनी बेसांत का नाम है, बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, इन्होंने होम रूल लीग्स भी स्टार्ट की। इसमें नेशनलिज्म को स्प्रेड किया कि इंडिया के अंदर सेल्फ रूल होना चाहिए, ब्रिटिश शुड लीव इंडिया। तो इसको जेल भी जाना पड़ा, और भी कई लीडर्स गए जेल के अंदर, लेकिन ये लेडी, इसका बड़ा नाम आता है होम रूल लीग्स को स्टार्ट करते हुए। और होम रूल लीग जब स्टार्ट होती हैं तो अगेन आप देखें कि लोग फिर रोड्स के ऊपर ब्रिटिश के अगेंस्ट निकलना शुरू हो गए, उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू हो गए। तो ब्रिटिश के लिए टफ सिचुएशन थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन भी जारी थी और होम रूल लीग या सेल्फ रूल के लिए भी लोग ज्यादा जा रहे थे। ये पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 1917 की एक पर्सनैलिटी है। आपको याद आ गया होगा कि जस्टिस राउलेट, जिनके अंदर एक जो राउलेट कमेटी वाज फॉर्म्ड, जिसके अंदर इन्होंने ये करना था कि देखना था कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं 1917 में इंडिया के अंदर। तो इन्हीं ने फिर 1919 में जो राउलेट एक्ट दिया था, जो कि राउलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर पास भी किया था। 1918 हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है, और उसमें अगेन ग्रेट ब्रिटेन वो जंग जीत जाते हैं। और उसके बाद फिर जो एक प्रॉमिस किया था ब्रिटिश ने कि वो रिफॉर्म्स देंगे, तो दे केम अप विद मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये एक ही बात होती है। आप इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स भी कह सकते हैं, और जिन लोगों ने दिया था उनके नाम से भी। तो ये 2 लोग थे, जब मॉन्टफोर्ट, इन दोनों ने मिलके, एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा वाइसराय था, दोनों ने मिलके ये रिफॉर्म्स दी, जिसमें डायरकी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। सेपरेट इलेक्टेड सिखों को भी दिया गया था मुस्लिम्स के साथ। काउंसिल्स में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको भी
इंक्रीज कर दिया गया था एंड सो ऑन। तो ये जो रिफॉर्म्स थी अगेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो जिन्ना थे उन्होंने कहा कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री हैं और उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आप गांधी का रोल भी देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी कि हमें तो सेल्फ रूल चाहिए। बट ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। ये पहली दफा अब ये लग रहा था कि ब्रिटिश नाउ दे आर रेडी टू गिव टू गिव द रूल, या जो गवर्नमेंट लोकल लोगों को वो पास ऑन करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है इस इवेंट की। और पहली दफा अब ये लग रहा था कि ब्रिटिश अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर कर रहे हैं पावर्स को। फिर हम देखते हैं कि जो राउलेट एक्ट ब्रिटिश ने पास किया, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी तो उनको खत्म करने के लिए 1919 में। तो आप ये इमेज भी देख रहे हैं कि ये ब्रिटिश सोल्जर खड़ा है और नीचे इंडियंस हैं, कि इंडियंस अपनी कोई आवाज, कोई प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जरा सा भी वो सर उठाने की कोशिश करेंगे तो डंडा पड़ेगा उनके सर के ऊपर। ये राउलेट एक्ट था जिसमें डिटेंशन, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, डिटेंशन विदाउट बेल, और कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर किसी भी बंदे को रिलोकेट कर सकता था किसी और जगह के ऊपर। तो रॉलेट एक्ट के बाद फिर गांधी ने अपनी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको तेज कर दिया। आप देख रहे हैं कि गांधी अपने ड्रेस के अंदर ही आपको नजर आएगा, लोकल ड्रेस के अंदर, बिकॉज वो अपना जो स्वराज, सेल्फ रूल के जी हम अपनी ही चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्रमोट करते हुए नजर आएगा। फिर जलियांवाला बाग या अमृतसर मैसेकर भी 1919 में होता है, जिसमें आप देखें कि ये जो लोकल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था जलियांवाला बाग में, और ब्रिटिश सोल्जर्स ने फायर स्टार्ट कर दिया, और इतना वो नैरो से स्पेस थी कि लोग वहां पे स्टैम्पीड हुआ, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे जख्मी हुए। तो ये एक ऐसा इवेंट था कि जिसने और ज्यादा स्पार्क क्रिएट किया जो नेशनल मूवमेंट थी या सेल्फ रूल की तरफ। तो इसके बाद ये आप देखें, जो बुचर ऑफ अमृतसर जनरल डायर, तो हंटर कमेटी वाज आल्सो फॉर्म्ड कि जी इसने बहुत ज्यादा जो वो किलिंग की है। लेकिन अगेन इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया ग्रेट ब्रिटेन में, आल्दो इसको डी सीट कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था अपनी पोजीशन से, लेकिन इसको बड़ा के हीरो बना के पेश किया गया था, जिसके ऊपर सब कॉन्टिनेंट के लोगों में और नफरत आई ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये बुचर ऑफ अमृतसर जनरल डायर। फिर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं तो 19 के एंड या 20 के बिगिनिंग में फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ वर्सेस जर्मनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो अब वो खिलाफत के बारे में भी यही सोच रहे थे, जिसके ऊपर मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा परेशानी थी, इशू था। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो खिलाफत मूवमेंट में आप अगर देखेंगे, दो जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ये पिक्चर मुझे मिली है, और मुझे ये दोनों भाई हैं जो अली ब्रदर्स। तो इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट को इनिशिएट किया, जेल भी गए, कई दफा जेल जेल गए। फिर इवेंचुअली जो खिलाफत मूवमेंट थी वो उसके रिजल्ट्स तो अचीव नहीं हो सके, क्योंकि हिजरत मूवमेंट भी हुई खिलाफ जो टुवर्ड्स अफगानिस्तान पे, चोरा चोरी इंसिडेंट भी हुआ, गांधी ने भी ज्वाइन किया, बड़ा इवेंट था, बट गांधी लेफ्ट, जो चोरा चोरी इंसिडेंट होता है। और ये फिर खिलाफत मूवमेंट को कमाल अतातुर्क ने खुद ही अबॉलिश कर दिया। तो खिलाफत मूवमेंट आप अच्छी तरह अगर पढ़ लें तो आपको ये क्लियर हो जाता है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट दोनों मर्ज होती हैं तो बड़ी ये गैदरिंग होती है। तो इससे जो 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 ब्रिटिश रूल था उसके ऊपर ये आता है इश्यू के वो कितना लंबा चल सकता है। ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा एक मुश्किल सिचुएशन थी, बट जब गांधी ने छोड़ा खिलाफत मूवमेंट को तो उस पर मुस्लिम्स भी डिसहार्ट हुए, और मुस्लिम्स तो इस चीज पे भी डिसहार्ट थे कि गांधी कैसे खिलाफत मूवमेंट तो मुस्लिम्स का इशू है, तो इसको तो गांधी को ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। बट गांधी के अपने पॉलिटिकल कंसर्न से कि एक बड़ी मैस मूवमेंट चलाते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। फिर हम ये खिलाफत मूवमेंट के आप देख रहे हो कि कितनी गैदरिंग है मुस्लिम्स और हिंदूज इकट्ठे। और खिलाफत मूवमेंट जब गांधी व्हेन ही लेफ्ट इन 1922,
तो उसके बाद जो कम्युनल वायलेंस था मुस्लिम्स और हिंदू, जब मोपलास की अपराइजिंग भी होती है जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, तो वो भी एक बड़ा कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो जाता है सब कॉन्टिनेंट में। अब ये अली ब्रदर्स दोनों जेल में जाते हैं खिलाफत मूवमेंट के अब लीडरशिप का भी बड़ा क्राइसिस आता है खिलाफत मूवमेंट में कि अब दोनों जेल में चले गए तो फिर बाकी चलाएगा कौन। तो लीडरशिप का भी एक रोल था फेलियर में खिलाफत मूवमेंट का। तो ये वो चोरी चूरा इंसिडेंट था जो जिसमें पुलिसमैन जलाए गए थे, और इसकी वजह से, क्योंकि गांधी ने तो ये कहा था ना कि वो खिलाफत मूवमेंट तब तक ज्वाइन करेगा जब तक ये नॉन वायलेंट रहेगी। तो गांधी देन लेफ्ट खिलाफत। तो ये कमाल होता तुर्क जो मिलिट्री लीडर थे टर्की के, तो इन्होंने मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी और खिलाफत को ही खत्म कर दिया। जो लास्ट कैलिफ थे उनको भी एग्जाइल में भेज दिया। इस तरह खिलाफत मूवमेंट फिर केम टू एन एंड। फिर हम कम्युनल वायलेंस की बात करें तो 1923 से ऑनवर्ड्स जो जो कम्युनल वायलेंस था, आर्य समाज और हिंदू महासभा, इन्होंने मुस्लिम्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की हिंदुइज्म में, तो बहुत ज्यादा हो गया कम्युनल वायलेंस। हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान जो फाइटिंग थी वो बढ़ गई, किलिंग बढ़ गई। तो यही लेटर ऑन फिर पार्टीशन का भी एक रीजन बनता है, बड़ा रीजन बनता है। हम देखते हैं कि 1927 में फिर साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया। और आपको बैनर से या लोगों से के प्रोटेस्ट से ये फील होगा कि साइमन गो बैक, क्योंकि 7 के 7 फॉरेनर्स थे, तो नो वन एक्सेप्टेड साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन की फाइंडिंग्स को भी सब ने इनकार किया कि अच्छा इसको हम एक्सेप्ट, क्योंकि बाहर से आके सब कॉन्टिनेंट के मैटर्स किसने देखने थे, क्या देखने थे। दे डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट द कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस और लोकल पॉलिटिक्स। तो इसलिए सब ने इसको अपोज किया। अब अगर हम देखें तो इसकी ऑपोजिशन में, क्योंकि सार्केस्टिकली साइमन कमीशन के लोगों ने कहा था कि आप जो अगर इतना आप में दम है, आप लोकल लोगों में, तो व्हाई नॉट आप अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो नेहरू ने क्या किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट बनी फिर 1928 के अंदर। और नेहरू रिपोर्ट इतनी बायस थी, मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी, जिसमें कहा गया कि जो नो सेपरेट इलेक्टोरेट, के कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, माइनॉरिटीज को राइट्स देंगे, जो फेडरेशन होगी या फेडरल गवर्नमेंट वो हो, और स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट हो। तो इसके ऊपर, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। ये मुस्लिम्स के लिए एक बड़ा शॉक था, शॉकिंग पॉइंट था, बिकॉज 1916 जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो हिंदूज ने ही तो एक्सेप्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट है। अब यहाँ से डिवाइड स्टार्ट होती है। इस नेहरू रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए जिन्ना ने जो 4 पॉइंट्स दिए कि अच्छा आप ये 4 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं तो हम नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, बट नेहरू एंड अदर लीडर्स दे रिजेक्टेड। तो फिर जो जिन्ना थे, ही केम अप विद 14 पॉइंट्स जो कि हमारी हिस्ट्री को बदल के रख देते हैं। जो 1929 में जिन्ना के 14 पॉइंट्स से, और यही 14 पॉइंट्स हैं अब जो निगोशिएशंस फर्दर आइदर विद ब्रिटिश या इंडियन नेशनल कांग्रेस होंगी, वो इन्हीं की बेस के ऊपर होंगी। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल है एज अ मुस्लिम लीडर वो प्रोमिनेंट होता है। इससे पहले तो जॉइंट एफर्ट्स हो रही थी ना जो ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन अब जरा मुस्लिम्स जो टू नेशन थ्योरी है अब वो प्रोमिनेंट होती हुई आपको नजर आएगी, जो कि सर सैयद अहमद खान ने 1867 में जिसका जो एक छोटा सा पौधा लगाया था। तो अब रियलाइजेशन हुई कि दिस इज द राइट टाइम कि अब मुस्लिम्स को अपनी इंटरेस्ट की बात, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। फिर हम 1930 के अंदर देखते हैं तो अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज से सब कॉन्टिनेंट के ये इनको फॉर्म किया जाए एक एक स्टेट जो कि मुस्लिम स्टेट हो, जहाँ पे मुस्लिम्स अपने रिलीजियस जो जो प्रैक्टिसेस हैं वो परफॉर्म कर सके। बेसिकली टू नेशन थ्योरी की बात की, और चाहे हम ब्रिटिश के अंडर रहें या एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल सेपरेट स्टेट रहे,
तो इसको हम इलाहाबाद एड्रेस, और अल्लामा इकबाल ने ये चेयर भी किया था। और अल्लामा इकबाल का आपको पता है पोइट थे, फिलोसफर थे, और इनकी जो बुक्स हैं उन्होंने खुदी के ऊपर, सेल्फ के ऊपर बात की और मुस्लिम को एक बेदारी दी, एक नई जहत दी। फिर 1930 में ही अब गांधी ने सॉल्ट मार्च भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश अब जो इंडियन ओशियन का सॉल्ट था उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ था, वो भी बेच रहे थे और रेवेन्यू कमा रहे थे। तो गांधी ने सॉल्ट मार्च भी स्टार्ट कर दी, और ये सारी चीजें अब ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। अब ब्रिटिश को कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए। ब्रिटिश ने साइमन कमीशन रिपोर्ट को भी पब्लिश किया 1930 के अंदर, बट अगेन एवरीवन रिजेक्टेड। तो अब ब्रिटिश को लगा कि क्यों ना हम सबको एक ही टेबल के ऊपर बुलाते हैं। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंदर बुलाई जाती है लंदन के अंदर। अब जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट प्रेजेंट, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। तो अगेन आपको पता, मुस्लिम लीडर सारे थे उसमें, बाकी सब लोग थे। तो अब कैसे ये काम हो सकता है कि एक बड़ी पॉलिटिकल 60-70% जिसका शेयर हो वो ना हो, तो कौन सी रिफॉर्म्स पास हो सकती हैं, क्या हो सकता है। एनीवेज पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोस्टली फेलियर ही था। मुस्लिम्स दे थॉट दे गॉट समथिंग, बिकॉज जो फेडरेशन की, फेडरल गवर्नमेंट की बात होती है, बट ओवरऑल कोई अचीवमेंट इतनी नहीं होती। और फिर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। उससे पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके अंदर जो सॉल्ट राइट्स होते हैं देर ग्रांटेड बाय ग्रेट ब्रिटेन टू इंडियंस। उसके अलावा फिर जो जो जितने भी प्रिजनर्स होते हैं जो सॉल्ट मार्च के, उनको रिलीज किया जाता है। और गांधी ने इंश्योरेंस दी कि वो सेकेंड आरटीसी में आएगा। तो सेकेंड आरटीसी होती है 1931 के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं ये राइट साइड के ऊपर कि गांधी भी बैठे हुए हैं। सारे लोग कैमरे की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है उस वक्त शायद कैमरास वगैरह इतने नहीं थे। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या था, बट अगर आप लोगों के चेहरे देखें तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं, कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन गांधी शायद थोड़े शाय थे, वो नहीं देख रहे थे। एनीवे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ बिग सक्सेस। क्यों सक्सेस था? बिकॉज सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्वाइन किया। और फेलियर इसका बड़ा क्या था, गांधी जी ना डेडलॉक आया जो माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर। फिर ये भी इतनी कुछ सक्सेसफुल नहीं होती, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पता है गवर्नमेंट भी यूनाइटेड किंगडम की चेंज हो गई थी, और जिनाब भी सेल्फ एग्जाइल में चले गए थे। इतने डिसहार्ट हुए कि पॉलिटिक्स को ही छोड़ने पे आ गए थे। लेटर ऑन उनको लियाकत अली खान और अल्लामा इकबाल कन्विंस करके फिर लेके आए थे, और फिर उन्होंने स्ट्रगल की थी। तो थर्ड राउंड टेबल में ओनली 46 डेलीगेट्स दे पार्टिसिपेटेड, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर नहीं पार्टिसिपेट किया। वो उनके जेल में थे सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से लीडर्स। 1932 की जो कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले ही कम्युनल अवार्ड भी दिया गया था। रामजे मैकडोनल्ड जी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, इसने जो कम्युनल अवार्ड दे दिया था लोकल माइनॉरिटीज को। इसके ऊपर अगेन जो गांधी और नेहरू, इन्होंने बहुत एजिटेशन की। और इनकी डिटेल आप लोग देख लें। 1935 में पर ब्रिटिश ने डिसाइड किया और एक लास्ट एंड फाइनल एक्ट लेके आए, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कहते हैं। बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स दिए गए इस एक्ट के अंदर। 3 नए प्रोविंसेस भी ऐड किए गए। पहले 8 प्रोविंसेस से अब नाउ देयर वर 11 प्रोविंसेस इन दिस एक्ट। इसमें जो डायरकी थी प्रोविंसेस में खत्म करके सेंट्रल लेवल के ऊपर उसको स्टार्ट किया गया। ये बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। फिर इसके बाद इसमें जो वोटर राइट्स थे, दोज वर इंक्रीज टू 25% पीपल। नाउ 25% पीपल कुड वोट। और जो इसी एक्ट के तहत आप देखोगे तो 1935 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये एक मुझे इमेज कहीं से मिला है। तो इसमें आप देखोगे जो हिंदूज हैं वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, बिकॉज मुस्लिम्स का कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था इन इलेक्शंस के अंदर। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजोरिटी से जीती, और उन्होंने फिर अपनी गवर्नमेंट भी फॉर्म की। मुस्लिम्स को ऑल दो इमेज प्रॉब्लम था, उनके लिए नया इलेक्शन था, और दे वर नॉट रेडी फॉर दीज इलेक्शंस। पहली दफा लड़ रहे थे। ऑन द अदर हैंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो जो जो उनके लीडर्स थे उनके पास एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा था। तो फिर कांग्रेस रूल स्टार्ट होता है, वंदे मातरम,
मुस्लिम्स के अगेंस्ट, जो गांधी की विद्या मंदिर स्कीम है, एजुकेशनल स्कीम है, वंदे मातरम का मतलब आई वर्शिप मदरलैंड, तो अगेन जो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है यहाँ के ऊपर। तो मुस्लिम्स तो कहते हैं वी वर्शिप अल्लाह, और जो ये कहते थे कि आई वर्शिप मदरलैंड, वंदे मातरम, तो वो इम्पोर्टेंट था इनके लिए, बो डाउन करना पड़ता था गांधी के पोर्ट्रेट के आगे। और फिर आप देखो तो काओ स्लाटर, वो इश्यूज, और हिंदी को प्रमोट किया जाता था, ये सारे इश्यूज। फिर कांग्रेस रूल, और कांग्रेस रूल 2 सालों में मुस्लिम्स के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म ज्यादती हुआ जितना 300 साल में मुस्लिम्स ने नहीं किया हिंदूज के ऊपर। तो अब ये चीज बड़ी एविडेंट हो रही थी कि अब मुस्लिम्स दे आर गोइंग टुवर्ड्स सेपरेट नेशन। फिर आप देखोगे कि ये हिटलर है, ये हिटलर है, और ये उस अपनी आर्मी को देख रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, और जर्मनी उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर था। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट होती है, तो ब्रिटिश ने बगैर सब कॉन्टिनेंट के लोगों से पूछे हुए दे अनाउंस टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 2, सब कॉन्टिनेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया। इसके ऊपर कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे दे रिजाइन फ्रॉम देयर मिनिस्ट्रीज, और मुस्लिम्स फिर इतने खुश होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो ये एक मुस्लिम्स के लिए एक डे था कि जो मुस्लिम्स थे वो इतने खुश होते हैं कि दे सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस। जिन्ना ने मुस्लिम्स को कहा कि आप लोग निकले, शुक्राना के नफल पढ़े, मिठाइयां तकसीम की गई, और मुस्लिम्स इतने ज्यादा निकले जिना की कॉल के ऊपर कि अब जिना को इतना एतमाद यकीन हो गया कि अब मुस्लिम्स चाहते हैं कि कुछ हम फाइनल स्ट्रगल करें। तो फिर आपको पता है कि 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है। अब लाहौर रेजोल्यूशन को हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर ने इसको सार्केस्टिकली ये नाम दिया था कि मुस्लिम्स तो पाकिस्तान के लिए निकल गए, तो मुस्लिम्स हैप्पीली एक्सेप्टेड दिस नेम, तो इसको हम फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम। अब फाइनल स्ट्रगल इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, ऑल मुस्लिम्स दे केम अंडर वन अम्ब्रेला कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट पाकिस्तान चाहिए। तो अब जो 7 इयर्स हैं ये हमारे पाकिस्तान मूवमेंट के लास्ट स्ट्रगल है। 1947 में क्रिप्स मिशन आता है। अब क्रिप्स मिशन जब आता है तो उसको भी रिजेक्ट किया गया, गांधी ने अपनी ग्राउंड्स के ऊपर, जिन्ना ने अपनी ग्राउंड्स के ऊपर। जिन्ना ने कहा कि नेम पाकिस्तान मेंशन नहीं, गांधी ने कहा कि एक आउटडेटेड जो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं ब्रिटिश। तो क्रिप्स मिशन भी कुछ अचीव नहीं कर सका, जिसके 4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट कर दी क्रिप्स मिशन के बाद, और गांधी वाज सेंट टू जेल। गांधी को जेल में भेजा गया। 15-20 हजार लोग मर गए इस क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिश ने बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि ब्रिटिश को हेल्प चाहिए थी सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि जर्मनी जीत रहा था 1942 के अंदर, और लंदन के ऊपर बड़ी शदीद बमबारी कर रहा था जर्मनी। तो ब्रिटिश ने कहा कि अब जरा इधर तो हालात को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज हुई। कांग्रेस को इवन बैन कर दिया ब्रिटिश ने। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम्स ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की, मुस्लिम्स अपने अलग से थे। तो जब गांधी जेल से बाहर आता है तो फिर गांधी जिन्ना टॉक्स होती है 1944 के अंदर, जिसमें गांधी और जिन्ना के दरमियान कंप्लीट डेडलॉक रहता है 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। जिन्ना कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी, गांधी कहता है कि नहीं, यहाँ पे 2 नेशंस नहीं है, एक ही नेशन है। जिन्ना कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, गांधी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग। जिन्ना कहते हैं कि आप सिर्फ कांग्रेस के लीडर हैं, और गांधी कहता है नहीं, मैं पूरे सब कॉन्टिनेंट को इस तरह से ये एक डेडलॉक क्रिएट होता है। इस डेडलॉक से इंपॉर्टेंट जो एक चीज आती है कि एटलीस्ट जिन्ना को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव माना गया, तब गांधी जिन्ना टॉक्स हुई। बहरहाल शिमला कॉन्फ्रेंस फिर 1945 में होती है, और शिमला कॉन्फ्रेंस में भी जिन्ना का अपना स्ट्रॉन्ग जो जो रहता है, अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इनका रहता है। जिन्ना कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट 6 प्रोविंसेस को मिला के करना चाहिए। तो अगेन डेडलॉक रहता है, और फेलियर होती है शिमला कॉन्फ्रेंस भी, या वेवल प्लान का फेल होता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 भी 1945 के अंदर एंड हो जाती है।
और जो लेबर पार्टी है वो भी इलेक्शन जीत जाती है। तीसरी तरफ अगर हम जब लेबर पार्टी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि लेबर पार्टी वांटेड टू गिव मोर रिफॉर्म्स टू पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव पार्टी। तो अब क्लेमेंट एटली आ जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा जो 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 वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर काफी ज्यादा लॉस भी हो चुका था ब्रिटिश का, तो अब वो बैंकरप्ट भी होने लगे थे और उनको निकलना ही निकलना था सब कॉन्टिनेंट से। तो अब हालात जो जा रहे थे, फिर इलेक्शंस हो रहे थे 1945 में सब कॉन्टिनेंट में, दिसंबर 1945 से फिर जनवरी 1946। इसमें आप देख सकते हो कि जो बुजुर्ग थे, जो बेचारे चल भी नहीं सकते थे, वो भी आए वोट करने के लिए। अब ये वो लोग थे जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया है। अब इवेंचुअली अगर आप और मैं और आप तो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि हम लोगों ने कितनी कुर्बानी, कितनी सेक्रीफाइस किया है। जान, माल, पैसा, हर चीज हमने कुर्बान कर दी है। ये मुल्क हमारे जो जो फोर फादर्स हैं उन्होंने कुर्बान की है। बेचारों का क्या क्या हुआ, ये आई विश के मैं सारी डिटेल आपको बता सकूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी ने अपने बेटे अपने सामने, बेटियां जलते हुए देखे, कुएं के अंदर छलांगे मारते हुए देखे। तो प्लीज पाकिस्तान की कदर करें, इसके लिए अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर करें। ये हम सब के ऊपर ये फर्ज है। बहरहाल इलेक्शंस होते हैं तो इस इलेक्शन में जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स ने मेजॉरिटी वोट्स लिए अपने मुस्लिम एरियाज के अंदर, क्योंकि अब फाइनल स्ट्रगल थी। और हिंदूज ने हिंदू मेजॉरिटी एरियाज के अंदर वोट्स लिए। तो अब ये चीज बड़ी एविडेंट थी, प्रोमिनेंट थी कि अब जो डिवीजन है सब कॉन्टिनेंट की, वो इनएविटेबल, उसको होना ही होना है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया जिसमें ग्रुपिंग की बात की गई, ग्रुप ए बी सी। जिन्ना ने उसको भी इनकार किया, जिन्ना ने कहा कि नहीं, हमें सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। और फिर एक डेडलॉक आता है, तो हालात बड़े कशीदा होते हैं। और मुस्लिम्स ने कहा कि अब हम एक फाइनल स्ट्रगल, जिसको हम डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दिया जाता है, कि हम अब डू एंड डाई, ब्रिटिश को भी दिखाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी दिखाते हैं कि हम हिंदूज के साथ नहीं रह सकते। और आप ये इमेजेस देख रहे हो, ये दिल हिला देने वाले, 4,000 लोग सिंगल डे के अंदर कलकत्ता के अंदर ही कम्युनल वायलेंस में मर जाते हैं। और ये सारी लाशें आपको नजर आ रही हैं। और मैं फर्दर इमेजेस में दिखा नहीं सकता आपको कि क्या क्या हालत ये वो लोगों ने स्ट्रगल की है हमें फ्रीडम देने के लिए, इंडिपेंडेंट मुल्क जो हमारे पास है। और हम उसके साथ क्या अशर कर रहे हैं, चाहे हमारी पॉलिटिक्स हो, इस्टेब्लिशमेंट हो। तो ये हमारा भी हक है कि अगर हम सोचें अपने मुल्क के लिए। तो डायरेक्ट एक्शन डे का से ये शो हो गया कि ब्रिटिश अब ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उन्हें कुछ करना चाहिए और वो ये पार्टीशन करें, वरना तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल वुड डाई बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस। तो फिर थर्ड जोन प्लान आपको पता है, जिसके अंदर जो लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी आते हैं वाइसराय सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो वो अनाउंस कर देते हैं कि पार्टीशन पार्टीशन में पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसके दो विंग्स बनेंगे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और एक इंडिया नई जो क्रिएट होगी, जो दो नए मुल्क बनेंगे। और इन दोनों मुल्कों में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि वो किसको ज्वाइन करेंगे। फिर उसमें आपको पता है कश्मीर का, जूनागढ़ का, हैदराबाद का, जिसके ऊपर इंडिया ने फोर्सफुली वो करके तो अपने साथ अनेक्स किया, और कश्मीर का इशू आज तक चल रहा है, ना उधर ना इधर। तो थर्ड जोन प्लान में ये डिसाइड हो गया। और थर्ड जोन प्लान में ये कहा गया, क्लेमेंट एटली ने ये भी कहा कि जी 1948 अगस्त इज द लास्ट डे जिसमें हम ब्रिटिश निकल जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन फिर जब माउंटबेटन ने सिचुएशन देखी कि इससे तो बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो सकता है, तो उसने जो 4 महीने के अंदर अंदर पार्टीशन करने की डेट दे दी कि अगस्त 1947। तो अब वो इस टाइम के अंदर जो रेड क्लिफ अवार्ड था, इतनी ज्यादा इसके अंदर इश्यूज हुए, क्योंकि ये जो बाउंड्री कमीशन था रेड क्लिफ, ये इतना आसान नहीं था। इसमें 4-5 साल का टाइम चाहिए था कि कौन सा एरिया किधर जाना चाहिए, मुस्लिम्स के पास या हिंदूज के पास। वो बाउंड्री इश्यूज आज तक उसके ऊपर हम भी रो रहे हैं,
इंडिया भी रो रहा है। तो ये ब्रिटिश ने बड़ी एक इनजस्टिस करके निकल गए कि आज तक हम आपस में लड़ रहे हैं, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके। तो रेड क्लिफ अवार्ड के बाद फिर 1947 में अल्लाह ताला ने हमें ये कंट्री दिया, पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसके अंदर हम इस वक्त सुकून से, अपनी आज़ादी से, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ हम रह रहे हैं। तो ये थी हमारी सेक्शन 2 की पूरी टाइमलाइन। आई होप यू एंजॉयड। और इसको अगर आपने एंजॉय किया है, तो फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँ। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।